ये कोई बॉल है और अगर इस बॉल को किसी सरफेस पे अगर हम रोल कराएं, जैसे सपोज करिए अगर स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फ्रिक्शन का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की वीडियोस आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो वॉच नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके फ्रिक्शन 1 फ्रिक्शन 2 दोनों पार्ट जो वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 5 मिनट के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोज़ में क्या क्या बातें बताई एक शॉर्टकट रिविज़न दे देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में बताई थी कि फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन बेसिकली दोस्तों 2 टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक और एक होता है बेसिकली काइनेटिक। ये हम ड्राई फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, शुष्क घर्षण की बात कर रहे हैं, या इसी को सॉलिड फ्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी ठोस घर्षण की बात कर रहे हैं। तो एक होता है इसमें स्थैतिक, एक होता है आपका स्थैतिक और एक घर्षण होता है गतिक। अब मैंने इसमें बताया था गतिक घर्षण भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्लाइडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्पी घर्षण, और एक होता है आपका लोटनिक घर्षण, जिसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग यानी लोटनिक घर्षण। ठीक है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण, और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन यानी लोटनिक घर्षण। ठीक है, अब जो मैंने इसके लिए टर्म बताया था, मैंने बोला था कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, मान लो कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 न्यूटन 2 न्यूटन, और बॉडी रेस्ट में है। इसका ये मतलब है कि बॉडी पे इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, यानी किसी वस्तु पर अगर बल आरोपित हो रहा है और वस्तु गतिमान अवस्था में नहीं है। इसका सीधा सा मतलब क्या निकल के आता है कि इस समय इस पे स्थैतिक घर्षण कार्यरत है। और आपको मैंने बताया था स्थैतिक घर्षण की अधिकतम मान को हम बोलते हैं सीमांत घर्षण, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर अप्लाइड फोर्स आरोपित बल स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान से कम रहेगा तो वस्तु स्थिर अवस्था में होगी, और इस केस में जो घर्षण बल काम करेगा, इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी हिंदी में स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया है। और अगर आरोपित बल यानी अप्लाइड फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगा स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से, यानी आरोपित बल का मान स्थैतिक घर्षण बल के जो अधिकतम मान है यानी सीमांत घर्षण उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, उस केस में बस गतिमान अवस्था में होगी, और तब जो लगने वाला घर्षण होगा उसको बोलेंगे गतिक घर्षण। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, उसके लिए यूज़ करते हैं FK। तो बेसिकली जो FK यूज़ करते हैं वो स्लाइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो गतिक घर्षण यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सर्पी के लिए यूज़ करते हैं, FK यूज़ करते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है μK × N। इसके लिए होता है μK × N। अगर आप पूछोगे इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए Fs मैक्स की वैल्यू निकालते हैं, और Fx मैक्स की वैल्यू होती है μs × N। तो अब क्वेश्चन ये कि क्या रोलिंग के लिए क्या वैल्यू अलग तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, तो आंसर है यस। अगर मैं बात करूं रोलिंग, FR मतलब रोलिंग लोटनिक घर्षण होता है, वो हो जाएगा μR × N। अब यहाँ पर देखिए μs क्या है, तो ये स्थैतिक घर्षण गुणांक है। इस पूरे चैप्टर में इन्हीं तीनों टर्म्स का खेल है, समझिए। μs है स्थैतिक घर्षण गुणांक, μk है गतिक घर्षण गुणांक, μR क्या है लोटनिक घर्षण गुणांक, यानी इसको बोलते हैं स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसे बोलते हैं रोलिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉल है और अगर इस बॉल को किसी सरफेस पे अगर हम रोल कराएं, जैसे सपोज़ करिए अगर इस बॉल को हम इस सरफेस पे रोल कराएं, सपोज़ दैट कि अगर मान लीजिए बॉल को मैं इस सरफेस पे ऐसे रोल कराता हूं, ज़रा समझिए इस बात को, इस बॉल को मैं इस सरफेस पे रोल कराता हूं इस तरीके से। तो अब आप समझने की ज़रा कोशिश करिए कि जिस समय रोलिंग होता है उस समय नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपसे कि ये है सरफेस
और इस सरफेस पे मैं आपसे कहूँ एक बॉल जो है रोल कर रहा है, तो इस केस में, रोलिंग के केस में, जो नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, कांटेक्ट एक सतह का दूसरे सतह से जो कितने पॉइंट कांटेक्ट में आएंगे वो संख्या हो जाती है कम। और अगर हम बात करें इन केस ऑफ स्लाइडिंग, अगर हम इन केस ऑफ स्लाइडिंग की बात करें तो स्लाइडिंग के केस में क्या होता है, ध्यान से देखिए, स्लाइडिंग के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ जो कांटेक्ट पॉइंट हैं, कई सारे कांटेक्ट पॉइंट संख्या में हैं और इसके संख्या में ये ज़्यादा होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस केस में, स्लाइडिंग के केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग रहेगा, यानी सर्पी घर्षण के केस में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय बल की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो विरोध ज़्यादा होगा, यानी। और रोलिंग के केस में नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट, अगर कोई चीज़ रोल कर रही है, आप देखिए इस तरीके से नंबर ऑफ पॉइंट का कांटेक्ट कम हो जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कम लगेगा, यानी विरोध भी कम होगा। इसका ये मतलब हुआ कि कौन सा फ्रिक्शन कम होता है इन तीनों में, तो इन तीनों में जो सबसे कम फ्रिक्शन होता है वो होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। आप समझ गए होंगे, क्योंकि रोलिंग के केस जब कोई चीज़ रोल करती है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स, कांटेक्ट पॉइंट जो होते हैं वो संख्या में यानी नंबर में कम हो जाते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो यानी इनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो कम मजबूत होता है, और इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम आती है। इसीलिए तो किसी चीज़ को खींच के ले जाना, यानी किसी चीज़ को सरकाते हुए ले जाना, और एक उसी चीज़ को रोल कराते हुए ले जाना, दोनों में अगर मैं पूछूं कि कौन ज़्यादा आसान है तो आपका आंसर होगा सर, रोल करा के किसी चीज़ को अगर हम लेके जाते हैं तो वो आसान होता है। इसीलिए तो आप देखिए, जो कूड़ा उठाने वाला होता है वो क्या करता है, बंदा इस तरीके से, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, वो बंदा क्या करता है, इसको आगे की तरफ पुश करता है और ये पहिया रोल करती है, और इस तरीके से कूड़ा गाड़ी आगे की तरफ आसानी से चली जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, इसलिए आसानी से रोल करा के हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया, ये मैंने बता ही दिया था, एफ मैक्स की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, एफ के से ज़्यादा होगी, और एफ के से ज़्यादा होगा एफ आर। अगर इसके लिए वैल्यू लिखें तो लिखेंगे म्यू एस इंटू एन, इसके लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, म्यू के इंटू एन, और इसके लिए अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, म्यू आर इंटू एन लिखेंगे। यहाँ से अगर हम एन कैंसिल आउट कर दें तो हमें कंपैरिजन समझ में आया, म्यू एस इज़ ग्रेटर देन म्यू के इज़ ग्रेटर देन म्यू आर, यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान गतिक घर्षण गुणांक से ज़्यादा होता है, और गतिक घर्षण गुणांक का मान आपका रोलिंग यानी लोटनी घर्षण बल से ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब लोटनी घर्षण गुणांक से ज़्यादा होता है। तो म्यू एस इज़ ग्रेटर देन म्यू के इज़ ग्रेटर देन म्यू आर। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया, किसी चीज़ को रोल करा के अगर ले जाएँ तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम समझते हैं घर्षण कोण क्या होता है, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई टेबल है, और इस टेबल के सरफेस पर, यानी इस टेबल के सतह पर एक वस्तु इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान सुनें, कि इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वस्तु पर बल किस दिशा में लग रहा है, तब तक आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं मिलने वाला, घर्षण की दिशा नहीं मिलने वाली। तो अब मान लेते हैं अगर इस ऑब्जेक्ट पे हम इधर फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शन इधर जनरेट होगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये रहा टेबल का सरफेस, इसको मैं बना देता हूँ शॉर्टकट में, टेबल का सरफेस, और इस पर रखा है एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और अगर इस ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम इस पे ले लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, इस पे हम ले लेते हैं फोर्स का डायरेक्शन इधर ले लेते हैं। यह है एफ अप्लाइड, यानी आरोपित बल। अगर हम इस पे आरोपित बल इधर ले लिए तो इस पे सतह पर घर्षण बल इधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा यानी अवलंब प्रतिक्रिया बल होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अब ये जो फोर्स है यहाँ पर हम ले रहे हैं एफ एस मैक्स। देखिए यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है
अभी जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस कैलकुलेशन में अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ले रहा हूँ, यानी जो आरोपित बल है वो स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान है उसके बराबर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से फोर्स इधर लगाया, फ्रिक्शन इधर जनरेट हो गया। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों सदिशों का, इन दोनों वेक्टर का, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का परिणामी यानी रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो इसका मैंने बताया है तरीका। अगर आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना, अगर इसमें ये वाला वेक्टर जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे रख देंगे। ये है आपका n वेक्टर और ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। कैसे देखिए, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, मुझे इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। तो जिसको जोड़ना है उसका टेल और जिसमें जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है तो इसका हेड। इन दोनों को मिला दिया मैंने, देखो इसका टेल और इसका वाला हेड मिला दिया। और ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, और मैंने इसको यहाँ से मिला दिया। अब ये वाला जो वेक्टर बना नया, ये जो वेक्टर बना, ये जो वेक्टर है ये इन दोनों का परिणामी है, रिजल्टेंट है। इसको एक नया नाम दे रहे हैं पी। पी क्या है, एक बल है जो इन दोनों का परिणामी है। तो पी बराबर क्या होगा, तो पी बराबर होगा अंडर रूट क्या होगा, n का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन के में, क्योंकि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं और लंबवत होंगे तो उनका परिणामी होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो परिणामी है, नॉर्मल रिएक्शन ये है इधर ऊपर की तरफ और परिणामी यानी पी इधर है, यानी रिजल्टेंट इधर है और नॉर्मल रिएक्शन इधर है। इन दोनों के बीच जो कोण होता है थीटा एस, इसी को बोलते हैं घर्षण कोण। सुन लीजिए, अभिलंब प्रतिक्रिया और स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान है, इन दोनों का परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण होता है, यानी नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट तो इधर गया और इस रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे घर्षण कोण यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अगर हम ये थीटा एस है तो इसको भी हम थीटा एस ले सकते हैं और इस ट्राइंगल के हिसाब से ये 90 है तो इस ट्राइंगल में tan थीटा एस की जो वैल्यू होगी, tan थीटा एस होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा एफ एस मैक्स और आधार हो जाएगा आपका कितना n, और यहाँ से tan थीटा एस की वैल्यू निकल के आएगी, एफ एस मैक्स को लिख सकते हैं म्यू एस एन और डिवाइडेड बाई n, n से n कैंसिल हो गया तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू आ गई tan थीटा एस। और अगर केवल मुझे थीटा एस निकालना है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि अगर स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान पता है तो हम घर्षण कोण ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें नोन है तो हम यहाँ से थीटा एस यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ मान लीजिए थीटा एस की वैल्यू है 30 डिग्री और आपसे पूछ ले म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, मतलब कि घर्षण कोण का मान 30 डिग्री है तो बताइए म्यू एस यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान कितना होगा। तो म्यू एस बराबर होता है कितना, tan थीटा एस, और यहाँ से tan 30 डिग्री और ये हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 आ गया। अब यही चीज़ उल्टा दिया होता, अगर कहता घर्षण गुणांक कितना है और इसका घर्षण कोण का मान निकालो, तब भी ये फार्मूला लगाते तो कंपेयर कर लेते और ये फाइनली आंसर निकल जाता। तो आई थिंक आप सभी को घर्षण कोण क्या होता है ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब जरा हम समझते हैं, ध्यान से देखिए, अब हम जरा समझते हैं एंगल ऑफ रिपोज यानी विराम कोण। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी हमें समझना है कि विराम कोण और घर्षण कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी अब हमें समझना है एंगल ऑफ रिपोज। क्या समझना है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, इसे बोलते हैं हिंदी में विराम कोण। विराम कोण, विराम कोण क्या होता है,
तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक जो है एक लाइन बना देते हैं, ज़रा समझिएगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक यहाँ पे ऐसे लाइन बना देते हैं हॉरिजॉन्टल, और आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ चीज़ समझ में शायद आ जाए। ठीक है, अच्छा अब मैं इस लाइन से देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करूँगा, ज़रा ध्यान सुनिएगा। ये मैंने सबसे पहले फ्रिक्शन के पहले वीडियोस में भी ये बात हमने समझाई थी, और उसी को यहाँ पर एक प्रैक्टिकल के तौर पे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये देखिए एक गाड़ी है, यहाँ पर ये है गाड़ी। अभी मैं एक काम कर देता हूँ, इसको ऐसे ले लेता हूँ। चलिए अब मान लीजिए ये है, अब आप देख सकते हैं यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर आप नीचे ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ एंगल बन रहा है इस क्षैतिज ब्लैक लाइन के साथ इंक्लाइंड प्लेन का, यानी अनंत तल का कुछ कोण बन रहा है, और वो कोण आप समझ सकते हैं वहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अब आप देखिए कुछ कोण है, और इस कोण पर ये गतिमान अवस्था में, देखिए यहाँ पर समझिए ये गतिमान अवस्था में नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर इस एंगल को बढ़ाता हूँ, देखिए अब भी मूव नहीं कर रहा, एंगल बढ़ता गया अब भी मूव नहीं कर रहा, एंगल बढ़ता गया मूव अब भी नहीं कर। जैसे ही एंगल बढ़ा, देखिए एक टाइम ऐसा आया इसमें मोशन आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक ऐसा एंगल भी आया। देखिए एंगल, देखिए ये वाला एंगल पहले इतना था, फिर एंगल बढ़ के इतना हो गया, फिर एंगल बढ़ के इतना हो गया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एंगल बढ़ने से आखिर में ये कैसे इसमें मोशन आया। तो इसी एंगल को ध्यान से समझिए, जिस एंगल पर, जिस आनत कोण पर ये गतिमान अवस्था में आ गया, उस कोण को कहते हैं, उस आनत कोण को कहते हैं विराम कोण। यानी जिस इंक्लाइंड एंगल पर इसमें मोशन की स्थिति आ गई उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, सपोज करिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये कुछ एंगल है, थीटा एंगल है सपोज करिए, और इसके सरफेस पर मान लीजिए इस पे सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से, यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये कुछ ऑब्जेक्ट रखा हो। अब देखिए अगर हम बात करें कि इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे कौन कौन सा बल लग रहा है, तो एक तो लग रहा है नीचे की तरफ mg, ठीक है, और एक इस पर लग रहा है अविलंब प्रतिक्रिया बल यानी नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ। और इस mg का एक कंपोनेंट में पिछली वीडियोस में सारी बातें बताई हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से कैसे ये mg का ये हो जाएगा कंपोनेंट mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। और मैंने पिछले वीडियोस में ये बताया था कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा भी बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से जो mg sin थीटा है ये वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। और जैसे ही ये वाला फोर्स इधर लगने वाला, देखिए यहाँ पर अगर खुरदरापन है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कब तक अपनी वैल्यूज़ को एडजस्ट करती है, यानी घर्षण बल अपने अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान तक अपने आप को मतलब अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करती है, यानी स्व समायोजित करती है। और इस तरीके से जब जिस समय स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जिस समय स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान यानी चरम घर्षण यानी सीमांत घर्षण का मान इस mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, उस समय वस्तु गतिमान अवस्था में आ जाने वाली है, मतलब वस्तु में गति की अवस्था आ जाएगी। यानी उसके जस्ट थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाओगे आप, उससे क्या होगा, वस्तु गतिमान अवस्था में आ जाएगी। यानी एट द वर्ज ऑफ मोशन, ध्यान सुनिएगा, एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन यानी गति आने की जो स्थिति है वो कौन सी बनेगी, तो mg sin थीटा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, विराम कोण के लिए एक स्पेशल सिंबल लिया जाता है और वो सिंबल है अल्फ़ा। जब मैंने लिख दिया अल्फ़ा तो इसका ये मतलब है कि अब विराम कोण वाली स्थिति है, ये mg sin अल्फ़ा हो जाएगा, ये mg cos अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस केस में जो mg sin अल्फ़ा है वो ठीक किसके बराबर हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान के बराबर हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 यहाँ समझने वाली है, mg sin अल्फ़ा इज इक्वल टू fs मैक्स क्या लिखेंगे, म्यूएस इंटू n, और n क्या है इस केस में, n की वैल्यू mg cos अल्फ़ा के बराबर है, mg cos अल्फ़ा। ये पिछली सारी वीडियोस में लॉज ऑफ मोशन से अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से mg कट गया, तो साइन डिवाइडेड बाई cos लेंगे तो ये आएगा tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बराबर हो गया म्यूएस,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स म्यू एस। और अभी जस्ट मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया है वीडियो में, इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि थीटा एस घर्षण कोण जो होता है वो tan इनवर्स म्यू एस होता है। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं फर्स्ट और सेकंड बना के अगर इसको इक्वेट करें, इक्वल करें, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू थीटा एस ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि विराम कोण और घर्षण कोण बराबर होता है। अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से सुनिएगा, आपसे कहा जाए यदि किसी वस्तु का आनत तल के लिए विराम कोण 45 डिग्री है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो एंगल ऑफ रिपोज है इंक्लाइंड प्लेन पर वो है 45 डिग्री, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 30 डिग्री पर जब वो प्लेन इंक्लाइंड रहेगा, यानी जब क्षैतिज से झुकाव 30 रहेगा, तो क्या वस्तु में गति होगी, क्या ऑब्जेक्ट में मोशन होगा? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि मोशन कराने के लिए, ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन है इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन कराने के लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है आनत तल पर गति कराने के लिए, कि जो इंक्लाइंड एंगल है यानी नत कोण जो है इसको बोलते हैं, जो नत कोण है इसका मान ध्यान रखें हमेशा किससे ज़्यादा होना चाहिए, अल्फ़ा से। अल्फ़ा मतलब विराम कोण यानी घर्षण कोण से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वस्तु में गति होगी, अदरवाइज वस्तु में गति यानी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण कोण और विराम कोण क्या होता है। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाती, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, सबके नोट्स बना लेने। अब दोस्तों हम समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, अब हम समझेंगे कि फ्रिक्शन, कई जगह हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है और कई जगह क्या होता है फ्रिक्शन ओवर हो जाता है, कई जगह फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ भी दिक्कत है। तो हम समझेंगे सबसे पहले फ्रिक्शन एक आवश्यकता है हमारे लिए, यानी फ्रिक्शन एक नेसेसिटी है। तो कैसे है नेसेसिटी, इसको समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, यूज़ पे एप्लीकेशन पर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अनुप्रयोग, किसी भी टॉपिक का अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एयरफोर्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है, फ्रिक्शन अ नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी यानी घर्षण एक आवश्यकता, घर्षण एक आवश्यकता, घर्षण एक आवश्यकता। ठीक है, समझते हैं क्या है इसका मतलब, क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जरा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, घर्षण के कारण ही हम किसी सतह पर चल पाते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन वॉक ऑन एनी सरफेस, किसी सतह पर अगर हम चल पा रहे हैं, किसी सरफेस पे अगर हम वॉक कर पा रहे हैं, तो इसका कारण है घर्षण। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसीलिए तो जो शूज़ वगैरह में आपने देखा होगा, जो शूज़ वगैरह में ग्रिपिंग बनाई जाती है, देखिए जो शूज़ वगैरह में ग्रिपिंग बनाई जाती है, ये इसीलिए बनाई जाती है जिससे फ्रिक्शन जनरेट हो और आप आसानी से चल सकें। अगर ये सोल जो होता है, अगर ये घिस जाए और सतह चिकनी हो तो आपको चलने में दिक्कत आएगी, आप स्लिप कर जाओगे। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन यहाँ पर हमें आवश्यकता है, तो ग्रिपिंग करी जाती है। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, जो फ्रिक्शन है, ध्यान समझिएगा, जो फ्रिक्शन है, आप देखें कोई भी चीज़ अगर रोल कर रही है, कोई चीज़ अगर रोल कर रही है, तो उसके पीछे जो कारण है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से ही टायरों में रोलिंग आती है, फ्रिक्शन के वजह से जो पहिए होते हैं वो घूमते हैं। समझिएगा बात को। अब यहाँ पर समझने की कुछ चीज़ें ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला व्हील यानी पहिए में जो रोलिंग मोशन यानी लोटनी गति होती है, लुढ़कती है जो, वो किसके वजह से होता है? फ्रिक्शन के वजह से होता है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई टायर है और ये रोल कर रही है, अगर ये टायर, ध्यान से समझिएगा, अगर यही टायर, ध्यान समझिएगा, अगर यही टायर लोहे या कंक्रीट के बनाए जाते, यही टायर आयरन या कंक्रीट, और जबकि ये टायर क्या रबर का बना हुआ है, ये भी तो क्वेश्चन है कि जो आयरन या कंक्रीट के क्यों नहीं बनाए जाते टायर? जो टायर होते हैं गाड़ियों के, वो कंक्रीट या आयरन के ही क्यों नहीं बनाए जाते, रबर के ही क्यों बनाए जाते हैं? तो इसके रीज़न क्या है, इसको समझिए। क्योंकि रोड और रबर के बीच जो घर्षण गुणांक बनता है,
यानी रबर और टायर के बीच जो घर्षण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बनता है वो आयरन यानी कंक्रीट या रोड के बीच के घर्षण गुणांक से बहुत कम होता है। मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था घर्षण गुणांक का मान 0 और 1 के बीच में ही रहता है। लेकिन अगर आप कंक्रीट या आयरन कंक्रीट की बात करोगे रोड के साथ संपर्क में, तो यहाँ म्यूएस का मान 4 से ज़्यादा तक का आ जाता है। यानी घर्षण गुणांक का मान ज़्यादा होता है इस केस में। और मैंने बताया था फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू इंटू एन। अब जिस केस में म्यू ज़्यादा होगा, जहाँ संपर्क सतह के लिए म्यू ज़्यादा बनेगा, जहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए म्यू ज़्यादा होगा, उस केस में फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा। और अगर यहाँ का कंक्रीट का अगर हम टायर बनाएं या आयरन का टायर बनाएं, तो इस केस में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा। और इस केस में फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए यानी घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत होगी। और इस केस में गाड़ी या व्हीकल जो भी है उसमें पेट्रोल वगैरह की खपत ज़्यादा आएगी। यहाँ समझने की ज़रूरत है। और टायर के केस में क्या होता है, टायर के केस में एक तो रबर हल्का होता है, यानी इसका मास कम होता है, यानी इसका वेट कम होगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन यानी प्रबलन प्रतिक्रिया बल भी कम होगा। और दोनों के लिए, इन दोनों सतहों के लिए, रबर और टायर के लिए जो घर्षण गुणांक का मान होता है वो कम होता है इनकी तुलना में, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगेगा। और फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि जो व्हीकल्स हैं उनमें जो ऊर्जा की खपत कम होगी, एनर्जी का लॉस कम होगा। ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी तो आप उबड़ खाबड़ जगह पर जब आप गाड़ी चलाते हो तो वहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, रीज़न यही है, ड्यू टू मोर फ्रिक्शन। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़, घर्षण आवश्यकता और कहाँ, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं तो वहाँ पर देखा होगा जब पत्थर गिरते हैं तो बीच में आके कहीं फंस जाते हैं, एक पत्थर दो पत्थरों के बीच में, ये किसके वजह से होता है, फ्रिक्शन के वजह से होता है। तो यहाँ तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो नीचे तक आ सकता है, डैमेज कर सकता है, रोड वगैरह को डैमेज कर सकता है। तो ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन कई जगह हमें इस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन कई जगह मैं आपको बता दूं फ्रिक्शन हमारे लिए कई जगह एक अभिशाप भी है, एक इविल है। फ्रिक्शन यहाँ तो आवश्यकता बता दी मैंने, और फ्रिक्शन एक इविल की तरह भी काम करता है, एक अभिशाप है। कैसे, इसको समझते हैं। ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से टायर वगैरह घिस जाते हैं, ये भी दिक्कत है। ज़्यादा फ्रिक्शन अगर हो तो टायर वगैरह घिस जाते हैं, ये आपको पता है। दूसरी बात, फ्रिक्शन इविल कैसे है, अभिशाप कैसे है, इसको समझते हैं। फ्रिक्शन के वजह से ही मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं। मशीनरी जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए फ्रिक्शन कई जगह जो है अभिशाप यानी एक इविल की तरह काम करता है। अब समझते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का क्या तरीका है। क्या फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का कोई तरीका है, तो आंसर यस। आप सतहों को अच्छे से पॉलिशिंग कर दें। पॉइंट नंबर 1 क्या लिख लीजिएगा, सतहों को अच्छे से हम क्या कर दें, पॉलिशिंग वगैरह कर दें। सतह जितना अच्छा पॉलिशिंग हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। देखिए, बाई पॉलिशिंग और बाई ग्राइंडिंग, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पे हम ग्राइंडर चला दें, इसको स्मूथ कर दें, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। ये तरीका रिड्यूस करने का। दूसरा तरीका ये रिड्यूस करने का बाई यूजिंग लुब्रिकेंट और ग्रीस, स्नेहक ग्रीस वगैरह लगा के हम मशीन के पुर्जों में हम उसको घिसने से बचा सकते हैं। क्योंकि पॉलिशिंग करने से क्या होता है, मैंने बताया था, सरफेस जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें गैप होते हैं, ये डिप्रेशंस होते हैं, गड्ढे होते हैं। अगर हम ग्रीस वगैरह लगा देंगे तो गड्ढे थोड़े से भर जाएंगे, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है, लुब्रिकेंट्स या ग्रीस वगैरह लगाने से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, घर्षण। ये सब एयरफोर्स में पूछा जाता है एग्जाम में। एंड बाई यूजिंग बॉल बियरिंग, देखिए ध्यान से, बॉल बियरिंग भी यूज करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। बॉल बियरिंग का यूज करके भी हम घर्षण कम कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए आपने देखा होगा बियरिंग वगैरह, आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे फिगर में किस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए बियरिंग आपने देखा होगा बहुत सारे मशीन के पुर्जों में भी होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे इसमें क्या होता है कि ये अंदर वाला जो सरफेस है ये तो रोटेट करता है, यानी अंदर वाली सरफेस घूमती है, और इसमें छर्रे जिसको आप बोलते हो, स्पेयर, आयरन स्पेयर्स इस तरीके से ऐसे फंसे होते हैं इसमें, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से फंसे होते हैं ऐसे, इस तरीके। अब क्या होता है जब ये इधर रोटेट करता है तो ये वाला जो
स्फीयर है, आयरन स्फीयर है, जिसको आप छर्रा बोलते हैं, वो लोग इसको गांव की भाषा में इसको छर्रा बोलते हैं। ठीक है, साइकिल के आपने देखा होगा रिम, उसमें एक्सल पे भी ग्रीस लगा के मैकेनिक इस तरीके से जो है रख देता है। तो जब ये इधर रोल करता है तो इसमें इधर रोल, ये ऐसे रोटेट करता है, रोल करता है, इसी के अंदर रोल करता है ये इस तरीके से। ये इस अगर ये ऐसे रोटेट करेगा, इसमें ये रोलिंग आएगी, इसमें इस तरीके से, इसमें इस तरीके से, इसमें इस तरीके से। तो यहाँ पर रोल करने से क्या होता है, अभी मैंने बताया था, रोल कर फिसलने की तुलना में, यानी सर्पी घर्षण की तुलना में जो लोटनी घर्षण होता है उसका मान कम होता है। यानी यहाँ जब ये इस रोल करेगा तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, घर्षण बल का मान है, वो कम रहेगा, और घर्षण बल का मान कम रहेगा, और यही हम चाहते थे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। तो सबसे बढ़िया ये है कि बजाय स्लाइड करे, स्लाइड होगा तो घिसेगा ज़्यादा, रब ज़्यादा होगा, और ये रोल करेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, तो रब कम होगा। तो इस तरीके से हम ये, एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, दैट इज बेंडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड, यानी गाड़ियों का रोड पर मुड़ना, बेंड करना। इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसे कैसे पूछा जाता है, सारी बातें बताऊंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है रोड, यहाँ पर टर्निंग आया, ये है रोड, यहाँ पर ऐसे गाड़ी टर्न ले रही है, तो यहाँ पर जहाँ टर्निंग ले रही है यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, और इस सर्कल का एक रेडियस होगा जो कि इधर की तरफ होगा, सेंटर इसका यहाँ कहीं आएगा। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से ये गाड़ी रफ्तार v से, वेलोसिटी v से इस तरफ मुड़ रही है, तो इसमें क्या होगा, सेंटर इधर की तरफ आएगा, यानी इसका रेडियस r होगा। और आप सबको पता है कि मुड़ते समय क्या होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया, जिस समय ये मुड़ेगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं अगर ये ऐसे स्लिप कर रहा है तो इसकी टेंडेंसी किधर है जाने की, बाहर, गाड़ी की टेंडेंसी किधर है जाने की, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? सबका आंसर होगा सर ये बाहर की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखती है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा, इधर की तरफ, और इधर एक लग जाएगा सूडो फोर्स, जिसको बोलते हैं छद्म बल। और वो छद्म बल कितना होता है, तो ये होता है mv²/r होता है, अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, और इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। और आपको पता है कि अगर ये वेलोसिटी, रफ्तार अगर बढ़ा दें तो mv²/r बढ़ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ जाएगा, v और बढ़ा दें रफ्तार तो फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जहां तक ये अपने आप को एडजस्ट करेगी, यानी घर्षण बल का एक अधिकतम मान होगा जिसको कहते हैं सीमांत घर्षण बल, वहाँ तक ये अपने आप को समायोजित करेगी। और एक बार वेलोसिटी इतनी हो जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है इससे भी mv²/r इतना ज़्यादा हो गया, v बढ़ने से इतना ज़्यादा हो गया mv²/r कि इससे वैल्यू ज़्यादा हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान से ज़्यादा हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी, बाहर की तरफ ये फिसल जाएगी, इसको कहते हैं स्किड आउट करना। तो इस केस में क्या होता है, mv²/r अगर लेस है, कम है, बाहर वाला फोर्स अगर अंदर वाले जो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है इससे कम हो या इसके बराबर हो, तो ये स्किड नहीं करेगी। तो स्किड ना करे इसके लिए ये शर्त है, ये कंडीशन है, कंडीशन शर्त है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए आप, mv²/r इज लेस देन इक्वल टू fs मैक्स होता है μs इंटू n होता है, और इस केस में जब क्षैतिज स्थिति है तो n की वैल्यू mg के बराबर होगा। n किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, n हो जाएगा mg। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू μs इंटू mg, और ये हो जाएगा आपका mv²/r, यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v² इज लेस देन इक्वल टू μs/g हो जाएगा। और फाइनली
ये हो जाएगा v इज़ लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी हो जाएगा ये। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझिए कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा है x लेस देन इक्वल टू 2, यानी x का मान 2 से कम या 2 के बराबर है, तो x की वैल्यूज़ 2 हो सकती है, 2 से कम हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर ये ऐसे लिखा है तो इसका ये मतलब हुआ कि x का अधिकतम मान 2 होगा, मान होगा वो कितना होगा 2। यहाँ से यानी ऐसा लिखा हो तो x की मैक्सिमम वैल्यू 2 लिखा जाएगा। तो अगर v लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी हो तो इसी तरीके से सोचिए, तो ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट म्यू एस आर जी। तो ये है शर्त, इससे ज़्यादा रफ्तार नहीं होनी चाहिए, लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर मोड़ते समय अगर रफ्तार इससे ज़्यादा होगी तो वो स्किड कर जाएगी बाहर की तरफ। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से इससे पूछा जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे एक तो ये पूछा जाएगा कि टायर और रोड के बीच का अगर घर्षण गुणांक, टायर और रोड के बीच का घर्षण गुणांक 0.5 है, मास अगर ऑब्जेक्ट का 20 kg है, मास अगर ऑब्जेक्ट का 20 kg है और g की वैल्यू ले लिया जाए 10, तो आपसे पूछेगा उस जगह पर मुड़ने के लिए अधिकतम शर्त क्या होना चाहिए। अगर रेडियस की वैल्यू 1 मीटर है तो, रेडियस अगर 1 मीटर है तो मुड़ने के लिए क्या शर्त होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा r, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा v मैक्स जो होगा वो होगा अंडर रूट म्यू एस आर जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू एस की वैल्यू 0.5, आर कितना है 1 और जी कितना है हमारे पास, तो जी है 10। तो ये सॉल्व जब होगा तो रूट के अंदर 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये है गति की अधिकतम सीमा यानी मैक्सिमम सेफ लिमिट इस जगह के लिए जहाँ रेडियस 1 मीटर बन रहा है और ग्रेविटी 10 है और मास 20 है, म्यू एस 0.5 है। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि मास का कोई यूज़ नहीं है, मैंने इसीलिए दे दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मास पे मैक्सिमम सेफ लिमिट किसी जगह की, ध्यान सुनिएगा, किसी जगह की जो गति की अधिकतम सीमा है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, वो टायर और रोड के बीच के खुरदरापन यानी रफनेस क्या है टायर रोड के बीच में, उस जगह का रेडियस क्या है और जी की वैल्यू, इन पे डिपेंड करती है। तो ये आ गया रूट 5 मीटर पर सेकंड। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था कि अगर एक गाड़ी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर यहाँ पर मुड़ रही है, इसी डाटा यही है, सारे सब कुछ वैल्यूज़ यही हैं, तो बताइए वहाँ पर वो स्किड करेगा या नहीं करेगा, फिसलेगा या नहीं फिसलेगा बाहर की तरफ। स्किड करने का मतलब होता है बाहर की तरफ जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अगर रफ्तार 10 है और मैक्सिमम सेफ लिमिट हमने निकाल लिया है कितना, रूट 5, तो हमेशा क्या करना, जब आपसे पूछे स्किड होगा या नहीं, तो ऐसे केस में क्या करना, सबसे पहले आपको कंडीशन पे वी मैक्स निकाल के रख लेना है, म्यू एस आर जी, जैसा कि हमने यहाँ निकाला, ये रूट 5 आया है। अगर हम रफ्तार 10 रखते हैं तो रूट 5 से 10 ज़्यादा है, तो उस केस में स्किड कर जाएगा। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। और जितना भी मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं बेसिक, वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इन्हीं में से क्वेश्चंस एयरफोर्स वगैरह में पूछे जाते हैं।